बहुत दिनों के बाद आए हैं, हार्ड वर्क से ये लेक्चर बनाए हैं और सर्दी बहुत है इसीलिए कई दिन से ना नहाए हैं। ऐसा कभी नहीं करने का दोस्त। नहाना रोज है, उससे ये जो ब्रेन है, ये माइंड है, ये फ्रेश रहता है और आप बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है रजाई छोड़ के और पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। क्या बोला? रजाई छोड़ के पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रामानुजन सीरीज। और ये जो सीरीज रहने वाली है ये एक लाइफ चेंजिंग सीरीज रहने वाली है। जिस बच्चे को मैथ्स जीरो आता है ना, जीरो, मैं आज दावा कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि आपको कुछ नहीं आता मैथ्स के अंदर, मैं कह रहा हूं कि एक बार सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर समय लगा दो, हमारे ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपको खुद डिसीजन लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी और किसी से कभी मशवरा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने हार्डवर्क के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। और ये सब लेक्चर्स बनाने में जो परिश्रम लगता है ना, वो आप खुद देखेंगे इन सारी की सारी वीडियोस में। जब हम एडवांस मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद आप मेरे को बताना कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही हमने जो पहले 250 घंटे का कोर्स बनाया था, बच्चों के 0 से 50 नंबर पे आए हैं बच्चे, और 200 नंबर भी अभी आने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के, वो आपको जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं, ऐसा एक भी बच्चा आज तक नहीं मिला मेरे को जिसने ये बोला हो कि सर हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम इनपुट डाल सकता हूं। मैं नहीं देखता कि मेरे को 10 घंटे लग रहे हैं, 15 घंटे लग रहे हैं। आप देखें कि लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स बना के डाले हुए हैं। मेरा मोटिव क्या है कि समय जितना भी लग रहा है लगे, लेकिन सामने वाले को जब चीज देके जाओ तो ऐसी देके जाओ कि बंदा खुश हो जाए और मुंह से निकले वाह, जैसे ताज के लिए निकलता है। ठीक है जी। तो वैसे तो 7 अजूबे हैं दुनिया में, अब 8वां पता नहीं क्या बना के हम मानेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। और एक बात याद रखना कि कोई भी चीज करो जिंदगी में तो दिल लगा के करो, चाहे वो करो चाहे ये करो, सब कुछ दिल लगा के करो। क्या समझे? सब समझते हो तुम लोग, बहुत चतुर हो। और एसएससी भी हमारा बहुत बेवकूफ बना देती है, कई बार इजी डाल देती है, कई बार मुश्किल डाल देती है और बच्चा गुल हो जाता है वहां पे। तो ये सब बातें मैंने ध्यान में रखी हैं। ये जो हमारा कोर्स है कि एसएससी जो जो गेम्स खेल सकती है, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सेम सेम से चीजें होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ देते हैं। और या फिर आपको कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से को पिक करना है, या फिर कि कहाँ पे वो आपसे सिली मिस्टेक करवा सकता है। ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में हमारी कवर्ड रहेंगी। ये लेक्चर के अंदर एक तो हम ये देखेंगे सारी की सारी डिटेल्स कि हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ेंगे। और दूसरी डिटेल्स ये देखेंगे कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए जितना भी बेसिक्स है, आप देखिए कि इसके अंदर एक खास बात हम करने जो वाले हैं वो ये है कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, 9th और 10th की, 9th एंड 10th की। ठीक है भाई, तो मैं आपको बोलता हूं कि आज जो मैं करवाने वाला हूं ना, 9th और 10th की पूरी रिवीजन करवा दूंगा मैं आज के इस लेक्चर में ज्योमेट्री की। और ये करनी बहुत जरूरी है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार आप रिवीजन से गो थ्रू हो जाएंगे, जब इस पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो ये आपका जो एक तरह से फाउंडेशन क्लास है। दिस क्लास इज फाउंडेशन क्लास। बोले तो ये इतने ज्यादा बेसिक्स हैं इसके अंदर कि आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज्यादा सीक्वेंसिंग की है। हमारा जो सारे का सारा गेम चलने वाला है सीक्वेंसिंग के ऊपर चलने वाला है। और आप देखेंगे कि जिसने ये लेक्चर स्किप कर दिया, फिर वो अगले लेक्चर्स में जब जाएगा तो उसको पता लगेगा कि उसने क्या मिस कर दिया भाई, वो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर वो छोड़ के उसको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे 15-16 पॉइंट्स बताए हैं। वो 15-16 पॉइंट्स हम इतने अच्छे से यहाँ पे बेसिक्स को देख लेंगे। ये एक ओवरव्यू है ज्योमेट्री का, ये पूरी की पूरी वीडियो। तो यहाँ पे 15-16 पॉइंट्स एक बार अच्छे से देख लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि हम ज्योमेट्री को कितना अच्छे से समझ रहे होंगे। वो मैं एक बार बोलूंगा तो तुरंत आपका कनेक्शन इधर बनेगा इस वीडियो से कि हाँ, यहाँ पे इस नंबर पॉइंट के साथ आपको पॉइंट भी याद हो जाएंगे कि हाँ, इस नंबर पॉइंट पे हमने ये चीज पढ़ी हुई है। और बहुत इतना स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया है कि सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को कब होती है, जब स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं होती, तो उनका जो ब्रेन है ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वही चीज का हमने खास ख्याल रखा है। बहुत ही सुपर्ब सीरीज के साथ हम लग आए हैं। और अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि हम पहले इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आप देखिए, ज्योमेट्री बोले तो ज्यामिति, ठीक है भाई,
इसको सुन के ऐसा लगता है बाहुबली की याद आ रही है। तो इस और है भी है, ज्योमेट्री इज द बाहुबली ऑफ एसएससी सिलेबस। ठीक है भाई, ये खतरनाक है बहुत। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई लोग पॉइंट। पॉइंट बोले तो ये पॉइंट सिस्टम नहीं है, ये बिंदु की बात हो रही है, ठीक है, डॉट की बात हो रही है। ऐसे ही हम लाइन जो है, रेखा है, इसके बारे में मान लो कि ये एक लाइन है। लाइन एक इनफाइनाइट लाइन होती है, और आपको पता है कि इन्फिनिटी की बात करेंगे तो कौन याद आएगा? रामानुजन सर याद आएंगे, ठीक है। और रामानुजन सीरीज की बात करोगे तो कौन याद आएगा? मैं याद आऊंगा, है ना। बट तुम्हें कोई और याद आ रहा है पक्का, है ना। तुम्हारा दिल अभी भी उन्हीं के पास है, तो ले आओ वापस थोड़ी दिनों के लिए, एक बार तैयारी कर लेंगे फिर वापस दे देना, क्या बात है। और आप देखिए कि ये रेखा है यानी कि लाइन है, और अगर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बना दिए तो अब ये इनफाइनाइट नहीं रही, अब इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और अगर हम आगे देखें तो एंगल, एंगल बोले तो क्या होता है? कौन होता है, यानी कि कोई भी इस तरह का हम एंगल बनाते हैं अगर, तो उसको हम बोल देते हैं कौन। और ये सारी की सारी चीजें मैं क्या बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं कि हम ये पढ़ने वाले हैं भाई। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं जी, एंगल क्या होता है? अरे हमें तो पहले ही पता है। अरे तुम्हें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है दोस्त, लेकिन पेपर में भूल जाते हैं हम अक्सर। और आपको मैं बताऊं, ये सारी स्ट्रक्चरिंग है अभी इसके अंदर। जब हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को नहीं, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर कितनी ज्यादा डिटेल्ड स्टडी है। एक एंगल सब काम खराब कर देता है भाई। तो ये एंगल के अंदर आप देखेंगे कि कितना ज्यादा वास्ट टॉपिक है। आप लाइन के अंदर देखेंगे कितना ज्यादा वास्ट टॉपिक, कितनी सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, बहुत सारे लूप होल्स होंगे। जब आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखेंगे, कंप्लीट ज्योमेट्री को देखेंगे, तो आपको समझ आएंगी चीजें। इसी के साथ साथ हम देखेंगे ट्रायंगल। अब ये देखिए कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हार्ट है ज्योमेट्री के। अगर ये 2 चैप्टर पे कमांड किसी ने कर ली तो समझ लेना कि ज्योमेट्री आ गई। ज्योमेट्री आ गई कौन से? इन 2 से। ट्रायंगल बोले तो कोई त्रिभुज, ठीक है भाई। और अगर क्वाड्रिलेटर बोले तो चतुर्भुज। अब ये दोनों ही ऐसे हैं, इनकी ही सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। अब आप किसी इसको ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये भी क्या बन जाता है? 2 ट्रायंगल यानी कि 2 त्रिभुज ही बन जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये आपस में क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। और इनके पीछे पीछे फिर आ जाता है ये भाई अपना सर्कल, बोले तो वृत्त। तो ये सर्कल भी जब इनके साथ आ जाता है, ठीक है, ऐसे सर्कल भी इनके साथ आ जाता है, तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। या तो ये बंदा इसके अंदर घुस जाएगा, या फिर ये बंदा इसके अंदर घुस जाएगा, या फिर ये बंदा इसके अंदर घुस जाएगा, या फिर ये बंदा इसके अंदर घुस जाएगा। क्या बोले, समझ रहे हो? इन सर्कल, सरकम सर्कल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सब चीजें हमें पता है, लेकिन जब हम डिटेल में करेंगे तो हम समझेंगे कि ये आपस में ही एक दूसरे के अंदर घुसते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। और ये जो तामझाम करते हैं ना, इनके अंदर बाहर जाने से जो हमें परेशानी होती है, ये तीनों नहीं समझेंगे, ये हमें बहुत दुखी करते हैं। लेकिन क्या करें, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ज्योमेट्री तभी आएगी जब इन तीनों को अपना समझेंगे। जैसे आप उनको अपना समझते हो, ऐसे ही इनको अपना बना लेना, ज्योमेट्री तुम्हें आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें ना आए, ठीक है भाई। और देखो कि पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर आप देखेंगे कि लगभग हर बार एसएससी 2 चीजें हैं, एक तो है पेंटागन और एक है हमारा हेक्सागन, ठीक है जी। तो ये जो 2 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुभुज बोलते हैं जिसको हम। तो इसके अंदर इनकी डायगोनल्स का क्या खेल होता है, इनके एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये सारी की सारी इसके अंदर कई चीजें बनती हैं ऐसे, है ना। अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं, वो जब करेंगे तब देखेंगे, अभी ये पहली क्लास में थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक्स अगर किसी ने कर लिए तो समझ लेना कि ज्योमेट्री आ जाएगी। एंड आप देखेंगे कि जब हम मेंसुरेशन में जाएंगे तो ज्योमेट्री का रोल सिर्फ यहीं तक नहीं है। आप देखें कि मेंसुरेशन को आप बिना ज्योमेट्री के कर नहीं पाओगे, तो मेंसुरेशन को करने के लिए ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो ज्योमेट्री को इसीलिए अच्छे से सीख लेना, जिसने ये टॉपिक अच्छे से सीख लिया, इसको कमांड कर ली, उसके बाद उसे पूरे एडवांस मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है जी। तो इसके अलावा जब हम 3D मेंसुरेशन में जाएंगे और मेंसुरेशन के एरियाज में जाएंगे तो वहां हम देखेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया भी है कुछ डेमो वीडियोस में, कि हम 3D फिगर्स देखेंगे, कैसे वो खुल जाती हैं, कैसे वो बंद हो जाती हैं। मतलब हमारे पास सब तामझाम है अब, तो अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट जो बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भाई जब मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं भाई, टेंशन किस बात की है। जब मैं हूं यहाँ पे आपके लिए
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नहीं है पैसे तो आपका भाई ये खड़ा है और कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएंगे, बिना आपकी हेल्प किए नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी। बेशक से कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि पेड कोर्स चला दिया, पेड कोर्स चला दिया, लेकिन मेरी कमिटमेंट अभी भी आपके लिए उतनी ही है। आप नहीं समझोगे, है ना, हमारा प्यार अभी भी आप लोगों के लिए उतना ही है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, सबको लव यू है। और यहाँ पे हम बहुत अच्छे से करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में छुड़वा दिया जाएगा। सारा का सारा अब देखते हैं कि कैसे ये तामझाम हमें तंग करेगा या फिर हम इसको तंग करेंगे, कहर बन के बरपेंगे इसके ऊपर और इसको पता भी नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं रामानुजन सीरीज का जबरदस्त आगाज। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। इसके अंदर ये हमारे पॉइंट है कि एक तो पैरेलल लाइंस, ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, जैसा संग वैसा रंग, और को इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि विपरीत कोण। विनाश काले विपरीत बुद्धि सुना होगा आप लोगों ने। ये हमारा है लाइंस एंड एंगल्स का सारे सेगमेंट। अगला देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर करने वाले हैं। ट्रायंगल के अंदर देखिए, त्रिभुज के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हम करने वाले हैं इसके बेसिक्स, इन सेंटर यानी अंत के अंदर सेंट्रोइड केंद्रक, ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर सरकम सेंटर, परिकेंद्र एक्स सेंटर बहिकेंद्र, और कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता और सिमिलैरिटी समरूपता, सीवीएन को सीवीएन ही बोलते हैं, एमपीजीसी लैडर थ्योरम, ये सब चीजें हम इसके अंदर कर डालेंगे। त्रिभुज को नोच नोच के हम सीख लेंगे, क्या समझे, बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है भाई। और टाइप्स करेंगे ट्रायंगल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। एंगल्स के आधार पे ट्रायंगल कैसे होते हैं, साइड्स के आधार पे ट्रायंगल कैसे होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम चीजें नहीं है। और उनकी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की करेंगे जिनका भर भर के इस्तेमाल करता है और एसएससी करवाता है। ठीक है, हर साल इसका एक क्वेश्चन आता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोले तो चतुर्भुज। बहुत चतुर है ये, 3 इडियट वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको चतुरता के मामले में पछाड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं और एसएससी वो सवाल पूछ सकता है। टू द पॉइंट रेलिवेंट कंटेंट रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रेलिवेंसी को मेंटेन ना करें। इसमें करेंगे स्क्वायर बोले तो वर्ग, रेक्टेंगल बोले तो आयत, रोम्बस समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम। इसको पढ़ के ना पैर ले लो ग्राम, है ना, ऐसा लगता है कि पैर फिर ले लो फिर ग्राम, ये मतलब ऐसा फीलिंग आती है। एनीवेज, और इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। उसके बाद ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ठीक है भाई, ये हम करेंगे। इसके आगे फिर फाइनली हम कहाँ पे पहुंचेंगे, सर्कल्स पे पहुंचेंगे, पॉलीगन्स पे पहुंचेंगे, बोले तो पेंटागन हेक्सागन के ऊपर। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं। जो कंप्लीट हमारा सीक्वेंस रहेगा वो मैंने विद सीक्वेंस आपको बताया है और इसी सीक्वेंस में करेंगे। इसके अलावा कोई मिसलेनियस चीजें बचेंगी वो भी करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आगे देखते हैं आप कि किस प्रकार से हम इनके बेसिक्स को सीख सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले कि लाइंस और एंगल्स का कंसेप्ट देखते हैं। अब सारा बेसिक्स से एक बारी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है कि आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एकदम से जंप नहीं कर रहा हूँ, पहले चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। पैरेलल लाइंस देखिए, पैरेलल लाइंस में क्या है कि ये जो 2 लाइनें हैं, एक तो ये और एक ये, कभी भी कोई 2 लाइनें इस तरह की दिखाई दे तो ये पैरेलल है। इसका साइन क्या होता है पैरेलल लाइंस का, ये वाला साइन होता है इसका। ठीक है, ऐसे 2। अब इसमें देखिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये पेन है, मान लो इस पेन को अगर मैं ऐसे फिट करूँ ना, यहाँ पे अगर रखूँ तब भी वो फिट आ रहा है, इधर रखूँ वो तब भी फिट आ रहा है, इन दोनों के बीच में इधर रखूँ तब भी फिट आ रहा है। यानी कि कोई ऐसी फिगर जो पूरी की पूरी यहाँ भी फिट आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, अगर ऐसा हम कर पाए तो 2 लाइन पैरेलल होंगी। या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं इनके बीच के अंदर डिस्टेंस देखना चाहूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री अगर हो जाए, इधर भी 90 इधर भी 90 हो जाए, ऐसे एक लाइन ऐसी बनाऊँ स्ट्रेट में अगर, तो फिर ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और इसमें नाम दे लेते हैं, ये L1 है, ये L2 है, तो लिखेंगे क्या, लाइन 1 पैरेलल लाइन 2। इस तरह से हम लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा। हिंदी वाले भी लिख लो,
प्रतिच्छेदित, ये होती है प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल देते हैं इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन। कितनी, ये भी पैरेलल हो सकती हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये देखो आप, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। कहीं भी बनाऊं निशान, लाइन थोड़ी बदल जाएगी, लाइन तो ये भी वही है, ये भी वही है, पैरेलल ही रहेंगी आपस में। ये ट्रांसवर्सल है। अब आप देखिए मैंने एंगल्स का नाम दे दिया, ये अल्फा 1 दे दिया, थीटा 1, गामा 1, बीटा 1, अल्फा 2, थीटा 2, गामा 2, बीटा 2। जानबूझ के मैंने ऐसी चीज रखी है ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। आप देखिए अल्फा 1 और अल्फा 2 जो होते हैं यहाँ पे हमेशा इक्वल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। आप लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिए कि एंगल को हम इस साइन से भी डिनोट करते हैं इस वाले साइन से भी। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसको? संगत कोण। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं फटाफट से, थोड़ा कलर चेंज कर ले। अब देखो इसका मतलब है कि अल्फा 1 जो है वो अल्फा 2 के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है। ओके, हमेशा याद रखना ये तभी वैलिड है जब ये पैरेलल होंगी दोनों लाइंस, तभी हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ऐसे ही आप देखिए नीचे वाला इस वाले के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होगा। ऐसे ही आप देखो कि बीटा 1 जो है वो बीटा 2 के इक्वल होगा। लिखो यहाँ पे फिर बीटा 1 जो है वो बीटा 2 के इक्वल होगा। ऐसे ही गामा 1 जो है वो गामा 2 के इक्वल होगा। गामा 1 इज इक्वल टू गामा 2, गामा मारेगा देखा हुआ ना, तो उतारो इसको भी कॉपी में। ये हो गया हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझ आएगा कि कभी भी एंगल, आप देखो दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल की बात करें तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ओके, ऐसे ही ये वाला और ये वाला, मतलब आपको देख के पता लग रहा होगा ये मैंने पेयर बना दिया इस हिसाब से। अब आगे चलते हैं। तो ये गाइस इसका था ए पार्ट। ठीक है, इसको ए पार्ट लिख लेना, पैरेलल लाइंस के अंदर ए पार्ट था, पूरी सीक्वेंसिंग रखेंगे हम। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आर है। ठीक है भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? एकांतर कोण। अब इनका बताओ मेरे को कि क्या पहचान होती है। अब इनकी पहचान क्या है भाई? आपको कभी भी कहीं z मिले ना, z बनता दिखाई दे ऐसे करके ऐसे, तो z के अंदर एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ये बड़े काम की चीजें हैं, ये आगे ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ये बेसिक्स करवा रहा हूं अभी मैं आपको। तो आप देखिए कि z यहाँ पे कहाँ बन रहा है? क्या ये एक z बन रहा है? आप देखो जरा ध्यान से, क्या ये एक z बन रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। अब मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ एक बार। इनका क्या लिखा था हमने नाम? इसका थीटा 1 लिखा था, इसका बीटा 2 लिखा था। ठीक है, थीटा 1, अच्छा अच्छा ये वाला चाहिए ना इसके अंदर, तो इनका क्या लिखा था? गामा 1 अल्फा 2। ठीक है भाई, तो ये है गामा 1 और ये है अल्फा 2। तो अल्फा 2 किसके बराबर हो जाएगा? गामा 1 के। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा क्या बनता है? दूसरा आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इसके इक्वल होता है, इधर वाले के। ठीक है भाई, पेन चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे नहीं पता लग रहा तो। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये वाले एंगल्स भी देखिए एक तरह से z ही बना रहे हैं ये। ठीक है, ये सिर्फ समझने का तरीका है एक। आपको बस समझना है कि ये जो लाइन है इसके एक एंगल इधर हुआ और एक इधर हुआ, या एक इधर हुआ और एक इधर हुआ, तो वो ऑल्टरनेट या फिर कहें कि एकांतर कोण है। अब ये वाले दोनों एंगल्स का नाम क्या था? इनका नाम था थीटा 1 बीटा 2। ये क्यों मैं नाम सेम रख रहा हूं? आप समझिए कि
हम कोडिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं ताकि आपके ध्यान में सारी चीज़ें रहें। तो थीटा 1 इज इक्वल टू आपका हो गया बीटा 2 के। ठीक है भाई, तो ये जो है ये आपके क्या बन जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर सी देखो क्या है। पॉइंट नंबर सी, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, या फिर कहें कि अंतःकोण, अंतःकोण। अब ये क्या होते हैं, ये क्या बला है कमबख्त, अब इनका देख लेते हैं। तो ये क्या है कि ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला को इंटीरियर, मतलब कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तभी है सारी की सारी प्रॉपर्टी जब पैरेलल लाइंस हैं। तो ट्रांसवर्सल के अंदर देखो, इधर एक और ये भी अंदर, यानी दोनों एंगल अंदर वाले जो है इनका सम क्या होता है 180 होता है, यानी कि थीटा 1 प्लस अल्फा 2 180 होता है। ऐसे ही आप देखिए कि ये भी अंदर वाले ही कौन हो गए और ये भी अंदर वाला हो गया, तो गामा 1 और बीटा 2 जो है ये भी कितना हो जाएगा 180, 180। यहां से ये दोनों का सम इक्वल भी हो जाता है। क्या मतलब कि थीटा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू गामा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंतःकोण का। अब आगे बढ़ते हैं अपा। अब देखो आप एक बात समझो कि मान लो कि एक लाइन दे रखी है स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितना होगा, क्या ये 180 होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ऐसे ही 180 नीचे होता है और ये कितना बन जाता है टोटल, फिर पूरा सर्कल वाला एंगल 360 बन जाता है। ये तो हमें पता ही है, ठीक है, कि पूरे गोल सर्कल में 360 होता है एंगल। अब आप समझिए कि अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ आप मेरे को। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये थीटा हुआ तो ये 180 माइनस थीटा हो, क्योंकि पूरा 180 है। अभी तो बताया आपको कि लाइन के ऊपर 180 बनता है ऐसे एंगल, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ऐसे ही आप देखिए कि अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। क्या ये बात सही है? इसको साफ लिख लेते हैं थोड़ा, 180 माइनस अल्फा। अब यहां पे मतलब क्या है उसका कहने का, इनका नाम क्या होता है पहले तो वो लिख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। अब आप देखिए कि इसमें कभी भी आपको एक ऐसे लाइन दी है एक ऐसे दी है, तो जो इस तरफ एंगल होता है ना वही इस तरफ होता है, यानी ये बराबर होते हैं। ऐसे ही जो इस तरफ वाला होगा वो इसके बराबर होगा। अब ये क्या हो जाएंगे, आपको यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, और 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। और ये चीज बड़ी ऑब्वियस भी है, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देखो कि जब आप इस वाली लाइन को देख रहे हो, इस वाली लाइन को देख रहे हो, तो यहां पे एंगल थीटा है और ये वाला एंगल जो है 180 माइनस थीटा है। लेकिन अब मैं आपका नजरिया चेंज करता हूं थोड़ा सा, मैं आपको बोलता हूं इसको मत देखिए, आप क्या कीजिए, जिस लाइन को मैं बोल रहा हूं उसको देखिए। आप इस ब्लू वाली को देखिए। आप इस एंगल को 180 माइनस थीटा तो बोल रहे हो, लेकिन ये वाला एंगल अल्फा है। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये वाली ब्लू लाइन देख रहे हो तो फिर ये क्या हो गया, क्या ये 180 माइनस अल्फा नहीं हो गया? तो यानी इसी एंगल को आप 180 माइनस अल्फा भी बोल रहे हो। तो ऐसा कब होगा, आप मेरे को बताओ कि अल्फा और थीटा को बराबर होना पड़ेगा तभी होगा ये। तो ये साफ सी बात है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इसको उतार लो यार, कॉपी में उतार लो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं, जिनको कि हम विपरीत कोण भी बोल देते हैं। ये था हमारा 4 नंबर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं कि एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण जिसको बोलते हैं वो होता क्या है। आप देखो कि अगर ये वाला थीटा जो है ये थीटा है, ओके, ये एक्स एक्सिस हम बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अगर ये थीटा जो है ये 90 से कम हो, आप देखिए कि 90 क्या है, 90 आप देखिए यहाँ पे कितना है, ये है, ये जो है ये 90 है, ओके। लेकिन अगर थीटा 90 से कम है
तो आप देखिए कि ये जो है ये अगर 90 से कम है तो एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण होगा, यानी इस लाइन से इधर इधर। और कभी भी ये एंगल निकालने होते हैं तो हम शुरू कहाँ से करते हैं, यहाँ से। इसको हम जीरो एंगल बोलते हैं, 0 डिग्री। फिर यहाँ से यूं 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 ये लाइन उठाते जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे उठा के इसको जब यहाँ आ जाएगी तो ये 90 हो जाएगा। अब 90 से पहले पहले जितना भी घूमना है घूम सकता है ये, इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल, यानी कि थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री रहना चाहिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। ऐसे ही आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। जब ये एंगल यहां से घूम के इस जगह पे आ जाएगा तो ये 90 डिग्री हो गया, इसको ही हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब ऑब्ट्यूज एंगल की मैं बात करूं अगर, यानी अधिक कोण की, नाम से ही पता लग रहा है कि अधिक है, तो अधिक किससे है। आप देखो कि जब ये घूमती घूमती लाइन यहां आई, अगर अब ये लाइन इस तरफ जाना शुरू करेगी तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और आप देखो कि इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं इस तरफ, इस लाइन को, ठीक है, इसको मैंने इस तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब अगर तो मैं पूरे का पूरे एंगल की मैं बात करूं, ठीक है, पूरा एंगल देखूं तो ये वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि 90 इधर है तो 90 ही इधर होगा। तो अगर ये लाइन से इस तरफ यूं पूरा घूम के ऐसे हम आ गए तब तो 180 डिग्री बनेगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यानी कि थीटा जो है आपका स्ट्रेट एंगल में, यानी सरल कोण में 180 डिग्री होता है। लेकिन ऑब्ट्यूज में क्या होता है आप समझिए, ऑब्ट्यूज में क्या है कि इससे इधर रहेगा और इससे इधर रहेगा। कहने का मतलब क्या है, पेन कलर का चेंज करके आप देखो कि इसमें जो है इस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, इसमें तो एक्यूट एंगल रहता है, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, यानी अधिक कोण रहेगा। अब घूमते हुए जब यहां आ गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से अब जितना भी आगे जाता रहेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। यहां पे आते ही स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यानी सरल कोण हो जाएगा। लेकिन इससे इधर रहेगा तो क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा। इससे इधर रहेगा तब भी ऑब्ट्यूज रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पे अगर आता है तो ऑब्ट्यूज रहेगा। तो ऑब्ट्यूज को मैं क्या लिख सकता हूं कि जो थीटा है, थीटा मेरा 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 180 पे बन जाता है सरल कोण यानी स्ट्रेट लाइन और 90 डिग्री पे बन जाता है राइट एंगल। तो ये जो है ये सारे के सारे हमारे एंगल्स के कॉन्सेप्ट हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एंगल की कॉन्सेप्ट का समझ आया होगा। चलिए, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं ना, हम लोग पूरे का पूरा देख रहे हैं कि बेसिक कितना भी हो ज्योमेट्री के अंदर, जितना भी आपने 9th 10th में पढ़ा है वो सारा हम अभी कवर कर रहे हैं इस फाउंडेशन क्लास के अंदर। अब जैसे ही ये खत्म होगा फिर हम एकदम से जंप कर जाएंगे हाई लेवल पे, क्योंकि ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से उनके लिए तो ये क्लास जो है ये बहुत ज्यादा वरदान है, बोन है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं जो ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट का नंबर डाल लेना, 9 नंबर कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कुछ मैं पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं ये कर लिए तो सारी ज्योमेट्री में सहूलियत रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखिए कि 9 नंबर पॉइंट में है क्या है, इसको हम थेल्स थ्योरम कह सकते हैं या मिड पॉइंट थ्योरम कह सकते हैं। थेल्स थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम, ये नाम है भैया थ्योरम का, ठीक है। अब इसको क्या मैं हिंदी इंग्लिश में बोलूं, इसका नाम ही ये है। और आपको मैं बता रहा हूं कि लेटेस्ट पैटर्न एसएससी का देखिए कोई भी उठा के कि इससे भर भर के सवाल आ रखे हैं और सवालों के पूछने का तरीका अलग है, जो कि हम पेड वाले बैच के अंदर करेंगे सारे का सारा, कि किस तरह से इसके अंदर सवाल बन सकते हैं। 50 तरह के सवाल बन सकते हैं और एसएससी का ऐसा लग रहा है कि फेवरेट टॉपिक बन गया। एक तो ये, एक एंगल बाइसेक्टर वाला, तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। इसको बहुत डिटेल में अभी करेंगे हम लोग, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये होता क्या है। आप देखिए कि कोई आपके पास ये ट्रायंगल है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना देनी है भैया, पैरेलल लाइन इसकी बना दो, ठीक है। अब क्या करो आप लोग, ये पैरेलल है इसके, इसका नाम दे दो A, इसका दे दो B, इसका C, इसका D और इसका E। अब एग्जामिनर क्या करता है, इसके अंदर एक थ्योरम है जो थेल्स थ्योरम है, उसको पकड़ के सवाल पूछता है। अब वो पहले थ्योरम देख लेते हैं कि क्या होती है। थ्योरम बोलती क्या है आप समझिए। थ्योरम बोलती है कि इसकी और इसकी जो रेशो है, ध्यान देना, इसकी और इसकी जो रेशो है वो किसके बराबर होती है, इसकी और इसकी रेशो के। क्या बोले कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB किसके इक्वल होता है, थेल्स थ्योरम बोलते AE अपॉन AC के, AE
अपॉन AC के इक्वल होता है। ठीक है भैया, समझ रहे हो इस चीज को? ये बोलती है ये थ्योरम। लेकिन एक चीज और बोलती है ये थ्योरम, क्या बोलती है वो देख लेते हैं। ये थ्योरम क्या बोलती है, मैं पेन का कलर चेंज करके बता देता हूं आप लोगों को, ये रख लेते हैं। ये थ्योरम बोलती है कि जो AD अपॉन DB है, ध्यान देना, वो AE अपॉन EC के भी इक्वल होता है। लिख देता हूं मैं इसको कि AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है। AE अपॉन EC के इक्वल है। ये जो दो पॉइंट्स है ना, है तो ये दो ही पॉइंट है, लेकिन इससे भर भर के सवाल बन सकते हैं। इसको एरिया में भी कन्वर्ट किया करके वो पूछ सकता है, इसको वो किसी की भी लेंथ DE की लेंथ पूछ सकता है, उससे BC की लेंथ पूछ सकता है, उससे AD की लेंथ पूछ सकता है। मतलब वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है एग्जामिनर। तो इस पे जितने भी टाइप्स बनेंगे वो हम पेड वाले में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको आप कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या है पहले तो। ठीक है भाई, तो ये जो चीज है इसको स्टार मार्क कर लो और अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि कभी भी मैं ये दो पॉइंट्स बोलूं तो उसका ये मतलब है, ये ज्योमेट्री में बार बार यूज होता है। ओके जी, ये 9 नंबर पॉइंट हो गया। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना बेसिक्स के, एक बार ये सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में फिट हो गए तो आपको 9th 10th की एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, उसका ये क्रक्स है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसको 9 नंबर डाल लो, इसको 10 नंबर डाल लो। ठीक है, चलो ये कोडिंग कर रखी है मैंने ताकि आपको आसानी रहे। तो इससे क्या रहेगा कि हमारे पास एंड में इतने पॉइंट्स, कितने पॉइंट हमें याद रखने हैं वो हमें पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हम करने वाले हैं 11 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट में क्या करने वाले हैं आप समझिए, हम करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी बोले तो सर्वांग समता। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत अच्छे से हम चीजों को कवर करेंगे। आप देखिए कि ये होती क्या है पहले तो, ये क्या कमबख्त बला क्या है ये, तो वो समझते हैं पहले तो। आप देखो कि ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसका समझो कि ऐसा एक भाई बना दिया हमने। क्या समझे? यही टेक्नोलॉजी का फायदा है कि इसी में से निकाल के इसका एक भाई बना दिया। क्या आपने ये बात ऑब्जर्व की? मैं दोबारा दिखाऊं क्या आपको? दोबारा दिखा देते हैं यार। ये देखो आप कि इसी ट्रायंगल को उठा के इसी में से इसका एक भाई बना दिया। ठीक है, तो अब अगर इसी का ही एक रूप इधर आ जाए, समझो इसको, अगर इसी का एक रूप बिल्कुल डिट्टो सेम इधर आ जाए, जुड़वा हो जाए, ये ध्यान रखना, जुड़वा हो जाए, जुड़वा बच्चे अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है भाई, तो कॉन्ग्रुएंसी में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, ज्यादा तकलीफ आएगी सिमिलैरिटी में। तो सिमिलैरिटी में जो दिक्कत आएंगी, जो इतनी परेशानी आएंगी वो देखेंगे जब आएगा वो। लेकिन यहां पे समझने वाली जो बात है वो मैंने आपको समझाई। अब आप देखो कि इसका नाम मैं लिख देता हूं जैसे ABC, इसका नाम लिख देता हूं DEF। अब कॉन्ग्रुएंट है अगर, तो आप मेरे को अपनी समझ के साथ बताओ कि ये तो हो गई भुजा, ये भी हो गई भुजा, और ये इनके हो गए कोण, ये कोण, ये कोण। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइन से हम डिनोट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट में मैंने अभी आपको समझाया कि ये इसका जुड़वा है। अगर जुड़वा है तो इसका हाथ इसके हाथ के बराबर होगा, दूसरा हाथ उसके हाथ के बराबर होगा, टांग जो है दोनों की एक एक ये भी बराबर होगी, समझे? और ये जो है आंख नाक कान, आंख नाक कान ये भी बराबर होंगे। ठीक है, ये जुड़वा है इसलिए। तो कहने का मतलब क्या है इसके अंदर, समझिए कि ये जो लाइन है ये इसके बराबर होती है, ये जो लाइन है ये इसके बराबर होती है भुजा, और ये तीसरी जो भुजा है ये भाई इसके बराबर होगी। ओके, यानी कि इस तरह से हम बोलते हैं कि AB जो है वो DC के बराबर है, BC जो है वो EF के बराबर है, और AC जो है वो DF के बराबर है। ये तो है ही है बराबर, लेकिन इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा देखिए कि कोण भी बराबर है। ये वाला जो कोण है
वो इस कोण के बराबर है, यानी कि बी और ई के कोण जो है वो बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ऐसे ही जो सी है वो एफ के बराबर है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और ऐसे ही जो ए वाला है वो डी के बराबर होता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपके, दो त्रिभुज आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ये 6 बातें वैलिड होती हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, तो अगर इसमें से कुछ दिमाग में नहीं रहा तो आपकी ही दिक्कत बढ़ने वाली है और किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई हैं तो दोनों की सब चीजें बराबर रहेंगी। सिर्फ इतना बात रखना है आपको दिमाग में। अब इसी के अंदर अगर हम देखें तो कई तरह की चीजें आती हैं, जैसे ए पार्ट लिखते हैं हम ट्रिपल एस। अब ये ट्रिपल एस क्या बोलता है, क्या कमबख्त बला क्या है ये ट्रिपल एस? ट्रिपल एस का मतलब है 3 साइडें, कोई भी दो ट्रायंगल हो। अब आपको ये तो मैंने बताया कि अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो होता क्या है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट होंगे किस प्रॉपर्टी से वो देखना जरूरी है, क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तभी तो ये 6 बातें बोल पाओगे। लेकिन अगर आपने कॉन्ग्रुएंट किया ही नहीं तो फिर ये 6 बातें बोलोगे कैसे? तो उन 6 बातों को, इन 6 बातों को बोलने के लिए इनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंट करने का हथियार क्या है? हथियार नंबर 1 है अपने पास ट्रिपल एस, यानी कि 3 साइडें अगर बराबर हो जाए दो ट्रायंगल्स की, दो त्रिभुजों की, तीनों साइड अगर इसके बराबर हैं, तीनों साइडों के सम नहीं कह रहा मैं, तीनों साइडें कह रहा हूं, ए बी डी सी, ए बी डी ई के बराबर, ए सी डी एफ के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर। अगर ऐसा हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, ट्रिपल एस का बस इतना ही मतलब है कि अगर आपकी ये साइड इसके, ये इसके बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है। फिर हम ये 6 बातें बोल सकते हैं। अब दूसरा हथियार क्या है? दूसरा हथियार समझिए कि क्या है। आप देखो कि एक साइड हो, एक एंगल हो और एक साइड हो। देखो अभी ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं, जब हम पूरा डिटेल में करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम कंस्ट्रक्शन के साथ मैं आपको शो करूंगा कि कैसे ये बातें सच हैं। अभी नहीं मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं। फिर बाद में जब मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा, इनका हर का अलग अलग पूरा पूरा चैप्टर रहेगा हमारे पास, तो फिर वहां पे आप देखना कि आपको मैं विद कंस्ट्रक्शन सारी चीजें बताऊंगा। साइड एंगल साइड, यानी कि कोई भी एक साइड, मैं यहां पे बना देता हूं थोड़ा सा कोई दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ये बना लिया और ऐसा ही एक ये बना लिया। अब वो क्या बोल रहा है आपको? वो बोल रहा है कि अगर एक साइड इसके बराबर है, ठीक है, एक एंगल, ये एंगल बराबर है और एक ये साइड बराबर है, तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये कैसे होंगे ये तब देखेंगे, जब पूरा चैप्टर इसका पढ़ेंगे ना कॉन्ग्रुएंसी का, तब देखेंगे। अब आप समझिए जरा, एक चीज को बड़े ध्यानपूर्वक समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, कि इसके अंदर जो एंगल लेना है ना, वो एंगल जो लेना है वो इन दो साइडों के बीच का ही होना चाहिए। यानी कि जो दो साइडें आपकी बराबर हो रही है ना, उनके बीच का ही एंगल लेना है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि इस एंगल की बजाय, देखो साइड तो ये और ये जो है ये इसके और इसके बराबर है हम कह रहे हैं, लेकिन एंगल हम ये ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको बड़ी ध्यान रखनी है, यहां पे गलती कर देते हैं लोग। हमें जो साइड लेनी है, जो हमने साइड, ये अगर इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो एंगल इस साइड के दोनों के बीच का ही होगा और इन दोनों के बीच का ही होगा, जो कि बराबर रहेगा। तो अगर ऐसा हो जाए, एस से एस हो जाए, साइड एंगल साइड अगर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 बातें सच हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात लिखो आप, सी पॉइंट लिखो, एंगल एंगल साइड, या फिर इसको हम एंगल साइड एंगल भी बोल देते हैं। ये तीसरा पॉइंट है इसका। 11 नंबर पॉइंट के 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट में क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि दो एंगल इक्वल हो जाए। ये मान लो एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल मान लो इसके इक्वल हो गया। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए और बोल रहे एक साइड, अब एक साइड कोई भी ले लो, चाहे ये ले लो, ये नहीं लेनी तो ये ले लो, ये नहीं लेनी तो ये ले लो। अब यहां मैंने क्यों ये दो चीजें लिखी, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल? उसका कारण है, उसका कारण है आपका कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरी कोई भी साइड हो सकती है। इसीलिए मैंने ऐसा ये जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लिख दिया। चाहे तो आप
इस एंगल और इस एंगल को लेके ये साइड ले लो। अब यहां पे कंफ्यूजन इसके साथ आप कर देते हो साइड एंगल साइड के साथ। वहां पे जो एंगल है वो दो साइडों के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आप इसको एस एस ए नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और यही बात अगर मैं इधर बोलना चाहूं तो यहां पे ये बात सच है कि दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो एक कोई भी साइड हो सकती है, जरूरी नहीं कि इन दो एंगल्स के बीच की ही साइड हो। समझ गए इस बात को, कोई भी साइड हो सकती है, चाहे तो ये एंगल है तो ये साइड ले लो, ये एंगल है तो ये साइड ले लो। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर ये एंगल ये साइड ले लो, ये एंगल ये साइड ले लो। अगर ये बराबर हो जाती है तीनों चीजें तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 पॉइंट सच है, ठीक है। और ये साइड भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इस साइड को नहीं ले सकते। कोई भी दो एंगल हो, चाहे ये दो एंगल हो चाहे ये दो एंगल हो, तो अगर साइड हमने ये ले ली है तो इसकी भी फिर यही लेनी पड़ेगी। समझ गए इस चीज को? कहने का मतलब आप समझिए कि कोई भी दो एंगल, वो दोनों एंगल सेम रहने चाहिए। और जो साइड आप ले रहे हैं, अब साइड भी देखिए, समझिए इस चीज को कि साइड भी देखो कि अगर ये वाली साइड ले रहे हो इन दो एंगल्स के बीच की, तो इधर भी इन दो एंगल्स के बीच की साइड लेनी है आपको। फिर ये नहीं बोलना कि दूसरी साइड ले रहे हो, सेम रखना है सब कुछ। समझो उस चीज को कि अगर इस साइड को ले रहे हो यहां पे, तो यहां भी इसी साइड को लो। ऐसा नहीं करना कि इधर इस साइड को ले लिया उधर उस साइड को ले लिया, साइडें नहीं बदलनी, समझ गए? तो स्थिर रहना आपको कि जो यहां ले रहे हो वही यहां पे लोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मेरे को लगता है कि अच्छे से मैंने बता दिया इसके अंदर, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर तो यही चीजें थी। इनके अंदर गाइस एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो दोनों ट्रायंगल है इनके सब कुछ सेम है तो इनका एरिया भी सेम रहेगा। ये भी आपको बात याद रखनी कि अगर इसका एरिया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसका एरिया A1 है तो इसका एरिया अगर A2 है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका एरिया जो है दोनों का इक्वल है। एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये बात में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके अंदर देखिए 3 पॉइंट तो ये है ही है, एक चौथा पॉइंट भी बनता है, वो अब अगले पेज पे देख लेते हैं हम लोग कि क्या बनता है। आप देखिए कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक, ये कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूं बेस, बोले तो आधार, हिंदी वालों के लिए। आधार कार्ड वाला आधार नहीं है, सबसे गंदी फोटो तो हमारी आधार कार्ड पे ही होती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? कर्ण बोलते हैं। और यहां पे क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको मैं बोलता हूं लंब तरह से, ठीक है भाई। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम समझते हैं वहां पे कि वो जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है क्या है। आप देखिए कि अब इसका एक भाई तो हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा, बिना भाई के तो बात बनेगी नहीं ना। लो भाई, बिल्कुल डिट्टो इसके जैसे एक जुड़वा इसका भाई हमने क्रिएट कर दिया। अब अगर भाई क्रिएट कर दिया है तो आगे देखते हैं। ये है D नंबर पॉइंट उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं RHS। R से होता है राइट एंगल। तो क्या ये राइट एंगल इस राइट एंगल के बराबर है? दोनों 90 डिग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल है ये वाली बात सच। हाइपोटेन्यूज देखो, अब जब इसका भाई इसी से निकाला है तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इसके बराबर ही होगा। क्या ये बात सच है? दोनों बराबर है। ये जो लाइन है ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भुजाएं बराबर है। अब राइट हो गया एंगल, हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड हो गया कोई भी, या तो ये साइड या ये साइड। अब मान लो कि ये साइड है S1 तो ये भी S1 ही होगी, ये भी फिर S1 ही होगी। अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक साइड बराबर, या तो ये वाली साइड ले लो, मैंने क्या बताया, या फिर ये वाली साइड ले लो, मतलब लेनी दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो अब अगर तो ये साइड इसके बराबर हो जाए, एक केस ये बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है साइड के लिए, कोई भी, या तो ये साइड इसके बराबर हो जाए। दोनों में से एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन इन दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है। ये दोनों तो होने ही पड़ेंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने ही पड़ेंगे, ये और ये इक्वल होने ही पड़ेंगे। अब उसके अलावा कोई भी साइड, चाहे ये चाहिए चाहिए चाहिए, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए इन ट्रायंगल्स की, इन त्रिभुजों की। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे
कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और इसके अंदर भी फिर हम वही 6 बातें बोल पाएंगे जो पिछले में बोली थी। जो 6 बातें ये हमने यहाँ पे बोली थी, 6 नहीं अब 7 हो गई हैं, एरिया भी हो गया। तो वही जो सारी की सारी बातें हम अगले वाले में भी बोल पाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी बोल पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। आगे समझते हैं एक और चीज इसके अंदर, ई पॉइंट लिख लेना यहीं पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल भी जब कर ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि ये भी बता ही दूं, ई पॉइंट लिख लो इसके अंदर। बिल्कुल सीक्वेंसिंग आप देखिए कि बहुत अच्छे से सीक्वेंसिंग हमने की है। पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत जबरदस्त पर्सन थे पाइथागोरस, तो उनके नाम पे थ्योरम है। आप देखिए कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अभी इसमें एक डाउट क्रिएट करूंगा मैं आपको, पहले मैं आपको बता देता हूं बात। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इसमें क्या है कि कभी भी ऐसा होता है जब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर, एक बेस है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये बनता कैसे है? ये बनता कहां से है? इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम से। कहने का मतलब है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पूरी साइड की बात कर रहा हूं, बी किसको नाम दिया, होप सो आप समझ रहे होंगे इस चीज को। ये साइडों की बात हो रही है यहाँ पे। इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। तो ये प्रॉपर्टी पाइथागोरस ने बोली कि ये प्रॉपर्टी हमेशा सच होती है। अब जब ये प्रॉपर्टी सच होती है तो एक हमारे मन में डाउट आएगा। मैं आपको पहले वो डाउट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपको बताता हूं आगे। इसका देखो, जब भी हम इसका एक भाई बनाएंगे, ठीक है, एक भाई बनाएंगे, बहुत सारे भाई हम बना रहे हैं, बहुत सारे जुड़वा बच्चे पैदा कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज, तो आप समझिए कि जब भी ऐसा होगा तो अब कई बच्चों के दिमाग में एक इस प्रॉपर्टी को समझ के, इस प्रॉपर्टी को कि हाइपोटेन्यूज जो है उस वो तो परपेंडिकुलर और बेस से ही बन रहा है, तो यहां से एक डाउट आपके मन में आना चाहिए कि जो हमारी आरएचएस की प्रॉपर्टी है, जिसमें हम बोलते हैं कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं आरएचएस के रूल से, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें बच्चे ये बोल सकते हैं कि भैया एक एंगल 90 डिग्री हो गया और एक हाइपोटेन्यूज सेम हो जाए, ठीक है, तो वो ये बोल सकते हैं कि साइड की क्या जरूरत है, हाइपोटेन्यूज तो जो बना हुआ है वो परपेंडिकुलर और बेस से ही बना हुआ है। यानी कि अभी तो हमने बोला कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वो क्या बोल सकते हैं कि साइड की क्या जरूरत है, वो इसी को कॉन्ग्रुएंट बोलना शुरू कर देते हैं इन दोनों को, कि एक हाइपोटेन्यूज सेम हो गया, एक एंगल सेम हो गया 90 डिग्री का, तो बोलते हैं कि आरएचएस से अब वो ये साइड तो बराबर होंगी ही होंगी, वो ये मान लेते हैं। लेकिन अब यहां पे एक मिथ है, ये सच बात नहीं है। कारण उसका समझते हैं कि क्यों। आप देखो, इसको भी रब कर लेते हैं। कोई भी ट्रिपलेट लेता हूं मैं, जैसे कि यहां पे लिख लो 6, यहां लिख लो 8, यहां लिख लो 10। अब जो आप कह रहे हो कि ये 10 है तो ये भी 10 हो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसके अंदर। लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये 10 और ये 10 और ये 90 डिग्री और ये कॉन्ग्रुएंट गलत क्यों है और सही क्यों है, वो बताते हैं। पहले देखो कि सही कब होगी ये बात। ये बात तब सही होगी जब ये भी 8 हो जाए और ये भी 6 हो जाए। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो कि एक ये हाइपोटेन्यूज इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इस केस में। लेकिन ये सिर्फ एक केस है। दूसरा केस दिखाऊं आपको मैं। दूसरा केस कैसा बनेगा? आपने जो यहां पे 8 और 10 लिए थे, मैं नहीं लेता 8 और 10, ठीक है, मैं 8 और 10 नहीं लेता। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे 4 लिख लेता हूं, मैं इसके बेस को 4 लिख लेता हूं, मुझे नहीं पता कि कितना होगा। तो आप मेरे को बताओ कि अगर मैंने उसके बेस को 4 लिख लिया तो क्या ये प्रॉपर्टी तो हमेशा ट्रू है? पाइथागोरस बोल के गया ये तो यहां पे बेस अगर 4 हो गया आपके पास और हाइपोटेन्यूज 10 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी? ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो गया? रूट में 100 माइनस 16। तो आप देख पाएंगे कि ये जो है ये साइड चेंज हो गई है, ये साइड भी चेंज हो गई है। तो कल्ले हाइपोटेन्यूज जो है भैया वो नहीं बता सकता आपको ये बात जो आप बुलवाना चाह रहे थे हमसे। तो
तो एक हाइपोटेन्यूज और एक एंगल कभी डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए 3 लोग का होना जरूरी है। 3 लोग जब हमारे पास होंगे, ये तीनों होंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि वो सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। अदरवाइज हम किसी कीमत पे नहीं बोल सकते। सिर्फ 2 चीजों से कभी नहीं बोला जा सकता कि ये दोनों त्रिभुज, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है भाई, जो डाउट आपके मन में आ सकता था वो भी क्लियर कर दे, उतार लो इसको कॉपी में। आगे समझिए, 12 नंबर पॉइंट हम करते हैं। अब 12 नंबर पॉइंट है हमारा सिमिलैरिटी। सारे का सारा क्रक्स आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा, यानी कि समरूपता। या इसका मतलब देखिए, ये कॉन्ग्रुएंसी से अलग है। नाम से भी आपको पता लग रहा है कि एक जैसे दिखने वाले, लेकिन है नहीं। पीतल और सोना दिखते एक जैसे होंगे, लेकिन सेम तो नहीं है ना भैया। तो वही है कि ये सिमिलर सा लग रहा है उसके जैसा। कभी देखा होगा किसी ने, ओ जी मैं तो इन्हू देखा हुआ है, ये लड़का तो जी हमारे घर पर आता था, इस ये तो वैसा सा लग रहा है, लेकिन होता नहीं वो बंदा, है ना। अब मान लो कि सड़क पे जा रहे हो, हैं, बोलो कि यार किसी लड़की को देख के कि बचपन में जी मैंने देखा था जी, आपके जैसी एक थी मेरे पड़ोस में, अब बताओ तुम्हारे गाल पे तमाचा ना मारे खींच के। तो वही है कि सिमिलैरिटी जो है बहुत तंग करती है बंदे को, असल जिंदगी में भी और मैथ्स में भी। तो ये जो है थोड़ा सा इसके अंदर हम समझेंगे क्या चीजें रहेंगी सिमिलैरिटी के अंदर। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने 9th 10th में पढ़ा होगा तो वहां भी आपने देखा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी जल्दी समझ आ जाती है, सिमिलैरिटी में बड़ा पंगा पड़ता है। और सवालों के अंदर भी क्या है कि सिमिलैरिटी लगाने में कई बार बहुत दिक्कत आ जाती है, और हमें दिमाग में भी नहीं आता कई बार कि सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी से कितना बचेंगे, कहीं ना कहीं तो उसको यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का मतलब देखिए क्या है। पहले मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि ये आपके पास जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी में तो इसका भाई बनाते थे, लेकिन अब भाई थोड़ी बना देंगे हर जगह पे यार, ये तो सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि भाई बने, ठीक है। इससे बड़ा भी हो सकता है कोई ट्रायंगल, इससे छोटा भी हो सकता है जो दूसरा बनाएंगे। तो अभी पहले तो इसका भाई ही क्रिएट करते हैं हम लोग। इसका ये भाई तो बना लिया, लेकिन 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 ये अब कॉन्ग्रुएंट है अभी, यानी सर्वांग सम है अभी। लेकिन मेरे को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनाने हैं, मेरे को तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने हैं, यानी कि दिखते एक जैसे हों। तो अगर दिखते एक जैसे हों दोस्त, तो इसमें क्या दिक्कत है फिर? क्या अब ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे? बस एक छोटा है एक बड़ा है, क्या अब ये एक जैसे नहीं दिख रहे? एक बाप है एक बेटा है, तो दिख रहे हैं सेम से। क्या दिक्कत है उसके अंदर? मतलब कहने का क्या है, आप समझिए कि इसी ट्रायंगल को, अब मैं आपको करके दिखाता हूं ये चीज। इसी ट्रायंगल को अभी इसका ना एक क्लोन क्रिएट कर लेते हैं पहले, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अभी देखिए ये वही ट्रायंगल है, बाद में इसको डिलीट कर देंगे। अब इसका कलर चेंज करके मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ये चीज, या फिर ये कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं कह रहा हूं कि ये सेम है, दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? बराबर इन द सेंस कि दिखने में एक जैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों इक्वल हैं, ऐसे बराबर नहीं कह रहा हूं, दिखने में एक जैसे हैं। अब वो कैसे प्रूव होगा वो देखते हैं हम। आप देखो कि अगर तो मैं इसको किसी भी तरीके से, किसी भी बाय हुक और क्रुक, कैसे भी, ठीक है, मैं करके देखता हूं। मैं इसके कोनों को मिलाता हूं, ये देखो आप, मैं कोनों को मिलाता हूं। आप देखो कि नीचे वाले कोने तो मैंने मिला दिए, अब ऊपर वाले देखते हैं कि क्या ऊपर वाले भी हम मिला पाएंगे। एक सेकेंड, अब अगर ऊपर वाला भी मैं मिला पाया इस कोने के साथ, तो आप देखिए कि वही ट्रायंगल था, वही त्रिभुज था, उसने क्या किया, वो ही त्रिभुज यहां पे पूरा उसने कवर कर लिया। अगर हमने उसको बड़ा कर दिया तो, यानी इसी को अगर हमने मैग्नीफाई कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने इस वाले को कवर कर लिया। कहने का मतलब सुपर इंपोज कर दिया, अगर हमने उसको मैग्नीफाई कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि वो और ये जो है ये समरूप है, सिमिलर है। क्या आपको सिमिलर की डेफिनेशन पता लगी? क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो डायरेक्टली ये इसके ऊपर आ सकता था, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। तो ये जो है ये डायरेक्टली इसके ऊपर रखोगे तो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल है वो
कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होंगे ये जरूरी है, ये सच बात है। ठीक है, तो ये जो है ये इसके ऊपर रखा जाएगा, तो ऐसे नहीं है उसके ऊपर पूरे का पूरा उसको कवर कर लेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा इसको, तब जाके इसके ऊपर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसका पर्पज हो गया सोल्व, तो इसको भाई को कर देते हैं डिलीट। अरे ठीक है भाई, तो अब ये सिमिलर कब होंगे, अब समझते हैं कि ये सिमिलर कब होंगे। आप देखो इसका नाम रख देता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ। जब भी कभी सिमिलर होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज सच होंगी पहले तो वो समझिए, कि अगर ये इसके सिमिलर हो जाए तो होगा क्या, उस सिमिलर का करेंगे क्या हम, पहले तो वो समझिए इस चीज को। आप इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यार, ठीक है भाई। हाँ, अब अगर सिमिलर हैं तो हम एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई, यानी ये वाली साइड डिवाइड बाय में ये वाली साइड, लिख लो यहां पे ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के, और ये बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ के। ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है, ट्रू होल्ड करती है अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है भाई, तो ये बराबर नहीं होंगे, ये साइडिंग की जो रेशो है, रेशो बराबर होती है इसके अंदर। ठीक है भाई, आप समझिए कि ये साइडें बराबर नहीं होती इसके अंदर, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके इक्विलेटरल कह रहा हूं अपना कॉन्ग्रुएंसी है, वहां साइडें सेम हो जाती हैं, या साइडें सेम नहीं होती, बस इनकी रेशो जो है वो सेम हो जाती है। ओके, अब अगर रेशो सेम हो गई है तो एक और चीज आप करो, मैं आपको वो भी बता ही देता हूं अब लगे हाथ। ठीक है, कि इसका एक ना परपेंडिकुलर बनाओ और एक इसका परपेंडिकुलर बनाओ भाई का। अब इनके नाम रख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं ए एम और उसको लिख देता हूं डी एन। अब आप देखो कि ये परपेंडिकुलर्स हैं, 90 डिग्री हैं, तो यही जो रेशो है ना परपेंडिकुलर्स में भी आपको दिखेगी, यानी कि इक्वल टू ए एम अपॉन में डी एन। ये बात भी सच है, यानी कि जो इनके परपेंडिकुलरों की रेशो है, इनके लंब की जो रेशो है दोनों के, वो भी बराबर रहेगी। समझ गए इस बात को आप? तो इस अगर ऐसा हो जाए तो ये सिमिलर है। अब एंगल्स की बात करते हैं। एंगल की बात बोले तो एंगल इसके अंदर बराबर रहेंगे, ये एंगल इसके बराबर रहेगा, एंगल ए जो होता है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर है। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। ओके भाई, तो आप देखिए कि एक ये पॉइंट हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया। हालांकि ये अलग अलग पॉइंट थे, 1 2 3 4, लेकिन मैंने एक ही में उसको सम्मिलित कर दिया। आप देखिए 4 पॉइंट है, अगर सिमिलर हो जाए, एक और पॉइंट है सिमिलर हो जाए, तो 4 तो ये हो गए, पांचवा भी लिखो आप। पांचवा क्या बोलता है कि एरिया ट्रायंगल एबीसी का डिवाइड बाय में एरिया ट्रायंगल डीईएफ, ये किसके बराबर होता है? ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के, ए बी स्क्वायर अपॉन में डीई स्क्वायर। और इसी को मैं बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर भी, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, इसको मैं बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इसी को मैं, इसी चीज को मैं ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और इसी को मैं ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ए एम स्क्वायर अपॉन में डी एन स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूं। अब आप देखिए कि 5 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, 2 त्रिभुज सिमिलर हो जाएं, तो ये 5 चीजें वैलिड होती हैं। समझ गए आप लोग? अब समझते हैं इसके रूल्स के बारे में, समझते हैं कि कौन कौन से इसके
रूल होते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि रूल नंबर 1 लिखो आप। पेन का कलर अब चेंज कर देते हैं, वक्त आ गया है। रूल नंबर 1 लिखो, ए पॉइंट लिखो। ए पॉइंट होता है एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। आपने देखा होगा जैसे वहां पे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी के अंदर होता है, एस से एस होता है, एंगल एंगल साइड होता है, यहाँ पे क्या है एंगल 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 होता है। वहां कॉन्ग्रुएंसी में 3 चीजें अगर होंगी तभी हम बोलते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ 2 चीजों से भी पता लग सकता है, 2 एंगल से पता लग सकता है। क्योंकि कारण क्या है कि मान लो ए और डी अगर इक्वल हो गए और एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो गए तो तीसरे एंगल को इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल के जो एंगल्स का समय वो 180 डिग्री होता है। हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है, हमें पता है। ऐसे ही एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ ये भी 180 होता है, ये भी हमें पता है। क्योंकि ट्रायंगल त्रिभुज के जो कोण हैं उनका सबका सम 180 होता है, तो इसीलिए अगर 2 कोण जो हैं वो इसके साथ बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कोण को होना ही पड़ेगा बराबर। और एंगल से में कोई दिक्कत नहीं है, एंगल बराबर हो सकता है, बेशक से ये छोटा है ये बड़ा है, एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। समझो उस चीज को कि एंगल तो वही रहेंगे ना। एंगल जितना ये चीज ऐसे है तो उतनी ही ये भी चीज ऐसे है। सिंपल सी बात है, ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम करके भी देखेंगे जब हम पढ़ेंगे पूरे का पूरा। तो आप देखिए कि कोई भी 2 एंगल को इक्वल कर दो, अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया और एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल एफ एंगल सी के इक्वल हो ही जाएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो हमने 5 प्रॉपर्टीज लिखी है ना पूरी की पूरी, ये सच है। ठीक है, दिस होल ट्रुथ। अब देखो इसी में दूसरा पॉइंट एस ए एस, ऐसा ही कुछ कॉन्ग्रुएंसी में भी देखा था, लेकिन यहां पे अगर एस लिख रहे हैं तो ये रेशो की बात कर रहा है, यानी कि 2 साइडों की जो रेशो है वो बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है इसका वो समझ लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना सा मतलब है कि जैसे ए बी अपॉन डी ई अगर बराबर है, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है? ए सी अपॉन डी एफ के। कोई भी 2 साइडें हो सकती हैं, ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक है भाई, क्या बात समझ रहे हो? साइड 2 सेम रेशो में है, इसका ये मतलब है, यानी एक साइड ये और एक साइड ये सेम रेशो में होनी चाहिए। यानी कि इसकी साइड एक ये होगी ए बी और इसकी साइड हो गई डी ई। ऐसे ही इसकी साइड ए सी और इसकी साइड डी एफ, ये दोनों सेम रेशो में होनी चाहिए, सेम अनुपात में होनी चाहिए, बराबर अनुपात में होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी एक एंगल भी बाकी है, और वो एंगल जो है अगर आपने ये साइड और ये साइड लिया, ऐसे ये साइड और ये साइड लिए, तो एंगल इनके बीच का होना चाहिए, ये वाला। अब इसके अंदर वो नहीं कर सकते, जैसे उसके अंदर भी हम देखते थे कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी कि एंगल एंगल साइड में जैसे था ना वो कि 2 एंगल और कोई भी तीसरी साइड हो जाए, लेकिन एस से एस के कॉन्ग्रुएंसी रूल में ऐसा नहीं था। ऐसे ही यहां भी है, यहां पे एस ए एस का मतलब एस ए एस ही है कि दोनों साइडों के बीच में ही एंगल होना चाहिए, यानी इस साइड और इस साइड को लिया तो बीच का एंगल लेना पड़ेगा, दूसरा कोई एंगल लोगे तो सिमिलर नहीं होंगे, ये बात याद रखना। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे एंगल ए को एंगल डी के बराबर लेना ही पड़ेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो 5 पॉइंट हमने लिखे हैं ये सच है, यानी कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ओके भाई, समझ आ रही है बात? चलो तीसरी बात लिखते हैं, ट्रिपल एस। अब वहां भी किया था हमने ट्रिपल एस, वहां हम क्या बोलते थे ट्रिपल एस में कि तीनों साइड जो है सारी की सारी बराबर हैं, तब हम बोलते थे ट्रिपल एस। लेकिन यहां पे क्या रहेगा, यहां पे बोलेंगे कि जो ए बी अपॉन डी ई है, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है? ए सी अपॉन डी एफ के। ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है भाई, अगर ऐसा हो जाए, ये मैं 3 क्या बता रहा हूं, हथियार बता रहा हूं, रूल्स बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि ये तीनों साइड्स की रेशो बराबर हो, तीनों साइड्स की दोस्त अगर रेशो बराबर हो गई तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो गए तो फिर एग्जामिनर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि दोनों को सिमिलर करो, एग्जामिनर ये जो प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज 5, इनके ऊपर सवाल पूछेगा। और इनके ऊपर सवाल पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए बैक एंड पे कि मेरे को सिमिलर करना है,
तभी ये चीज मैं कर पाऊंगा। ये सारी प्रॉपर्टीज तो तभी वैलिड होंगी जब सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट दोनों है कि नहीं। जहां पे कॉन्ग्रुएंसी के रूल लगाने हैं वहां वो लगाओगे, जहां पे सिमिलर की प्रॉपर्टीज लगानी है वहां वो लगाओगे, उससे सवाल सॉल्व होगा। इस तरह से सारी की सारी गेम चलेगी। उसके माइंड को समझना है। वो ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि वो दोनों को बोल के बोलेगा कि दोनों को सिमिलर करके दिखाओ, है ना, ऐसा तो वो बोलेगा नहीं। लेकिन हमें तो सारी थियरी पढ़नी पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए सारी चीजों का। नहीं पता होगा तो फिर तो भैया सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और आप देखना कि बच्चों के नंबर नहीं आते हैं। नंबर इसीलिए नहीं आते हैं कि कोई उनको इतने बारीकी से बताता ही नहीं चीजें। अब मैंने आपको क्या किया, पहले सारी प्रॉपर्टीज बताई और फिर मैंने ये बताया आपको कि किन तरीकों से हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं जिनसे हम सिमिलर कर सकते हैं। कोई भी 2 एंगल ले लो, इसके अंदर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, और तीसरा एंगल भी ले लेते हैं एंगल सी। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, सॉरी, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, इसके अंदर 3 एंगल्स अगर इक्वल कर देंगे तब सिमिलर हो जाएंगे। 2 साइडों की रेशो और एक एंगल को इक्वल कर देंगे तब सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन एंगल दोनों साइडों के बीच का ही होना चाहिए। और तीनों साइडों की प्रोपोर्शन को सेम कर देंगे या रेशो को सेम कर देंगे, तीनों साइडों की रेशो को दोनों में, तब सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे ट्रू, और इसके ऊपर आएगा सवाल। सवाल को तुम फोड़ दोगे फिर। ठीक है भाई, वो देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है, क्योंकि दोनों के रूल्स में हमेशा हमें कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहला रूल कंपेयर करके देख लेते हैं ट्रिपल एस का। यहां पे भी रूल ट्रिपल एस का रहता है कॉन्ग्रुएंसी में, और यहां भी ट्रिपल एस का ही रहता है। बस फर्क इतना सा है कि यहां इक्वल होंगी साइड्स, वहां रेशो इक्वल होनी चाहिए साइड्स की। ठीक है भाई। और दूसरा जो रहता है, आप देखिए साइड एंगल साइड यहां भी है, और मैंने आपको दिखाया साइड एंगल साइड यहां भी है। ठीक है भाई, सास आपकी होने वाली। ठीक है, तो सास यहां भी है, सास वहां भी है। 2 शादियां नहीं होती, टेंशन मत लो तुम लोग, हैं। और क्योंकि अलाउ नहीं करता ना कॉन्स्टिट्यूशन, और वैसे भी आजकल तो बॉयज गर्ल्स की रेशो ही इतनी ऊपर नीचे हो रखी है भैया, अगर एक बंदा 2 करेगा तो कैसे बात बनेगी। ठीक है जी, जो का पार्ट बीच बीच में माहौल हल्का रहता है, तो ऐसे तो परेशान हो जाएंगे, नहीं तो हम पढ़ते पढ़ते तो मूड भी लाइट होना चाहिए। ठीक है, और एक और होता है इसके अंदर एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, और इसके अंदर हम बोल सकते हैं या तो उसको एंगल एंगल बोल दो, ये भी बात सही है, और या फिर उसको एंगल 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 3 एंगल बोल दो, तब भी बात सत्य रहेगी हमेशा। ठीक है जी। और एक कॉन्ग्रुएंसी में हम करते थे RHS, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं RHS नाम का होता है, बस इन्हीं से होता है जो प्रूव होता है। चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो तब भी यही प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि इसके लिए राइट एंगल के लिए कोई अलग से प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट्स हैं इसके। ये 1 नंबर रूल, 2 नंबर रूल, 3 नंबर रूल, 4 नंबर रूल। इन्हीं रूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, कहने का मतलब सर्वांग समता या समरूपता को सिद्ध करते हैं कि हाँ ये चीज हो सकती है। अगर इनके अलावा कुछ भी हो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है, यही है सब कुछ। और इनके थ्रू अगर हमने ये चीजें प्रूव कर दी तो फिर हम वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज, सारे रूल्स लगा पाएंगे जो इन दोनों के अंदर मैंने आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए 13 नंबर पॉइंट करते हैं हम लोग। 13 नंबर पॉइंट है ये हमारा। हम क्या करने वाले हैं अब, सर्कल। सर्कल बोले तो वृत्त। अब आप देखिए कि इसके सेंटर से एक ऐसे लाइन अगर मैं बना दूं, ठीक है भाई, इसके सेंटर से लाइन बना दी मैंने, और सेंटर को मैं ले लेता हूं O, इसको मैंने लिख लिया O। तो ये जो लाइन है इसको मैंने लिख लिया R। अब ये R क्या है यहां पे, R जो होता है वो होता है रेडियस, बोले तो त्रिज्या। ये होता है रेडियस। अब जो इसका सरकमफेरेंस अगर बोले, यानी कि
सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? परिधि को ठीक से लिख लेते हैं, परिधि ही बोलते होगे, जो भी है स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है 2πr। सरकमफेरेंस का मतलब क्या, पहले वो समझो कि एक बंदा यहां खड़ा हुआ और उसने यूं गोल चक्कर लगा के वापस इसी जगह पे आना है, उसको क्या बोलते हैं हम? सरकमफेरेंस बोलते हैं या परिधि बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना, ये छोटी बड़ी की जो भी रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2πr। आर आपको रेडियस दिया होगा, या रेडियस को पुट करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही अगर एरिया की बात करूं मैं, एरिया की यानी कि क्षेत्र फल, ये खाने वाला फल नहीं है, ये क्षेत्र वाला फल है, ठीक है जी। ये होता है आपका पाई आर स्क्वेयर। यही बेसिक्स हैं इसके, कि इसका अगर आपको पूरा एरिया निकालना है इस तरह से, तो एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका रेडियस है वो आपको गिवन होगा वहां पे, उसका स्क्वायर करना, इनटू में पाई करना। और पाई की वैल्यू यूजुअली हम लोग क्या लेते हैं, या तो दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, या तो 3.14 दी जाएगी, या फिर इसको और लिख लेते हैं, और 22/7 लिखनी है। देखो यूजुअली हम यही लेते हैं 22/7। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए 3.14 तो आप वो ले लेना, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि अगर मैं इस लाइन को इधर को ऐसे एक्सटेंड करता हूं, पूरी लाइन को ऐसे करके, ठीक है, तो ये भी आर हो गया। और इस पूरी लेंथ को क्या बोलूंगा मैं? ये जो ए और ये बी, तो ए बी को मैं क्या बोल सकता हूं? ए बी को मैं बोलूंगा डायामीटर। इधर लिख देता हूं डायामीटर, यानी कि व्यास। ये क्या है आपका? इक्वल टू ए बी, ठीक है भाई। तो ये तो सर्कल की पहली प्रॉपर्टीज होगी, छोटी छोटी सी। अब आगे बढ़ते हैं सर्कल के अंदर, क्योंकि सर्कल के अंदर बहुत कुछ है सीखने को हमारे पास। आप देखिए कि मैं क्या करता हूं, सर्कल में एक लाइन ऐसे बनाता हूं, ठीक है जी, और यहीं से एक लाइन ऐसे बनाता हूं, यहां से एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ओके, और एक लाइन में इधर से ड्रॉ कर देता हूं ऐसे करके, और ये यहां पे, ठीक है जी। यहां पे कहीं सेंटर ओ लिख लेते हैं, ओ। जरूरी नहीं है कि ये लाइनें सेंटर ओ से ही पास करें, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये अगर अल्फा है और ये बीटा है तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी, इसको बी पॉइंट लिख लेना, ठीक है। पहले वाले जो लिखे हैं इनको 13 नंबर के अंदर ये सारे पॉइंट हो गए ए के। अब जो लिख रहे हो आप 13 पॉइंट में ही बी पॉइंट लिख लेना आप, ठीक है भाई। 13 नंबर पॉइंट में, 13 नंबर सर्कल का है हमारा। अब इसके अंदर क्या बोलेंगे हम कि अल्फा इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? बीटा होता है। इसका रीजन क्या है? एंगल्स, पूरा लिख देता हूं, कई लोगों को समझ नहीं आएगा फिर। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, ये इसका कारण है। ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, वृत्त की, कि अगर सेम सेगमेंट में आप देखिए कि इससे हमने इधर आए और इसी लाइन से हम उधर आए, तो ये सारे बराबर होंगे। आप चाहें तो कोई भी लाइन बना सकते हैं, आप इस तरह से भी कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, जो लाइन आपका मन करता है। ये जो गामा होगा फिर वो भी इनके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कितने भी एंगल हो सकते हैं ऐसे, तो जितने मर्जी एंगल बनाते रहो। इस लाइन से आप सर्कल के अंदर ऐसे एंगल बनाने हैं कि वो जाके इसकी पेरिफेरी को, इसकी सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए, इसकी परिधि को टच करना चाहिए। तो वो सारे के सारे एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब बी पॉइंट कर लिया, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। 13 का ही सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट में क्या बोलता है कि अब मैं जो है बना रहा हूं इसके डायामीटर पे बना रहा हूं। ध्यान देना इस बात का कि ये जो मैंने लाइन खींची ये डायामीटर है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, ये ए है, ये बी है। प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू डायामीटर, या फिर कहें कि व्यास,
अगर ऐसा होता है तो आप देखना, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं यहां पे, इस तरह से ये, और इधर से एक ये। ओके भाई, इस तरह से मैंने बनाया। तो ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। तो ये एंगल डी जो होगा, एंगल डी जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। सर्कल के अंदर की प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक्स की क्लास है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी डिटेल में तो हम करेंगे। ये तो सारा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर, या फिर अब तक हमने 9th 10th के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो सब बता रहा हूं। तो ये 90 डिग्री एंगल होता है हमेशा, चाहे वो आप ऊपर को बना लो, चाहे इसको आप कहीं भी बना लो। आप चाहे तो यूं करके बना लो, यहां पे करके, ये भी 90 डिग्री होगा। आप चाहे तो आप इधर बना लो, ये भी 90 डिग्री ही होगा एंगल। ठीक है भाई, मतलब कहीं भी बना लीजिए। अगर आपने ये वाली लाइन को डायामीटर ले लिया, यानी कि अगर डायामीटर से हम कोई भी एंगल, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, कहीं भी बनाए, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आ जाएगा 13 नंबर का डी पॉइंट। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं सेंटर डिफाइन कर देता हूं, ये ओ मेरा सेंटर है। अब क्या है कि यहां से अगर मैंने एक ऐसे खींची लाइन, ये, और एक मैंने यहां से खींच लिया ऐसे लाइन। ठीक है भाई, आप देखिए कि सेंटर ओ है, और ओ सेंटर से हमने इस तरह से एक निकाली दो लाइनें। अब अगर तो एंगल हमारा, ध्यान देना, पूरा ही बना लेते हैं कि एक यहां से हमने ऐसे किया, इसका भी कलर वाइट कर देते हैं भैया, और एक यहां से ऐसे किया, इसका भी वाइट कर देते हैं। हाँ जी, देखो भाई, समझने वाली चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये प्रॉपर्टी जो है हद यूज होती रहती है, अक्सर आप देखेंगे कि एसएससी बार बार इस प्रॉपर्टी पे सवाल पूछता रहता है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर एंगल यहां पे और यहां पे का रिलेशन निकालना है, दोनों एंगलों का मुझे रिलेशन निकालना है, एक सेम, यहां पे देखो, सेम आर्क से, सेम इससे हमने एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ऊपर ये बनाया। समझ रहे हैं? अब मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया है। पहले मैं डायमीटर के साथ बना रहा था, कोड के साथ बना रहा था, अब मैं अलग तरीके से बना रहा हूं। अब मैं इस पार्ट से एक एंगल ये बनाया और इसी पार्ट से एक एंगल ये बनाया। ठीक है भाई, तो ये क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि अगर ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। समझ गए? इसको नाम भी लिख देता हूं मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये ए बी सी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, कोई बात नहीं। ये ए है, ए बी सी, ठीक है जी। तो अब क्या बोलते हैं कि अगर आपको ये दिया हो तो बी ओ सी का, कभी भी आपको बोले कि एंगल बी ओ सी निकालो, अगर आपको एंगल ए दे रखा है तो क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख देना आप। बस यही इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसके अलावा अगर वो आपको ये वाला एंगल बोले कि ये वाला एंगल कितना है, तो इस एंगल को आप बोल देना 180 माइनस 2 थीटा, या फिर कहें कि 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ठीक है भाई, क्योंकि एंगल ए ही जो है वो थीटा है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, 13 डी के नाम से लिख लो। अब क्या है कि एक हम बनाते हैं यहां पे टेंजेंट, इस तरह से। ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। अब टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा। टेंजेंट यानी फिर कहें इसको स्पर्श रेखा। ये हीरोइन नहीं है रेखा, ये स्पर्श रेखा है। तो अब ये देखिए आप कि कभी भी ऐसा अगर आता है आपके पास, तो कोई भी टेंजेंट हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वैसे हो, चाहे जैसे भी हो, वो टेंजेंट सर्कल के आउटसाइड को टच करके जाती है। और ये जो टेंजेंट होती है, ये हमेशा
रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है भाई, ये रेडियस है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, एक सर्कल में। ये हमारा डी पॉइंट है, इसको लिख लो कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है हमेशा। ठीक है भाई साहब, अब ये आर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी देखो, 13 नंबर पॉइंट में ई नंबर प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोलते हैं, आप देखिए कि आपने एक कोड ड्रॉ की इस तरह से। ठीक है भाई, ये कोड ड्रॉ की, लॉन्गेस्ट कोड बोले तो डायमीटर होती है लॉन्गेस्ट कोड, ये मैंने एक नॉर्मल कोड ड्रॉ कर दी। अब क्या बोलता है कि अगर मैं सेंटर से इसके ऊपर लेके आता हूं इस तरह से, तो ये सेंटर O है। अगर मैं सेंटर से इसके ऊपर इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यानी कि मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं बेसिकली कि ये जो है ये मेरा रेडियस ही था, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो पूरा रेडियस बन जाएगा। तो ये जो रेडियस है, रेडियस हमेशा एक तो अगर इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर आता है, ये ध्यान देना, अगर रेडियस सेंटर से इस कोड के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर आएगा तो वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। यानी कि अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो B जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। इतनी सी बात इसके अंदर हमें बोली है उसने कि इफ रेडियस बाइसेक्ट्स द कोड देन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये रिवर्स भी बोल सकते हैं, अगर तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तब हम बोलेंगे कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, अगर वो हमें ये दिया हो कि बाइसेक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर है। यानी कि इफ R is perpendicular to chord, this implies it bisects the chord, bisects the chord। ठीक है भाई, कोड किसको बोलते हैं, ये जो कोई भी लाइन सर्कल के अंदर ऐसे बनाई जाए, कोई भी किसी भी तरीके से बनाई जाए, उसको हम कोड बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए आप, मैं बनाता हूं पहले, ये हमारे पास बड़े काम की चीज अब आएगी निकल के, ये एक सर्कल है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं तो फिर फिगर बनाने में दिक्कत आएगी, और छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, आप देखिए कि मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं सेंटर से। ठीक है भाई, अब दो टेंजेंट बनानी है, एक तो इधर से बनाओ, दो टेंजेंट बनानी है आपको, एक तो इधर से बनाओ। ठीक है भाई, ये टेंजेंट बन गई आपकी स्पर्श रेखा, और दूसरी इधर से बनाओ, आप इस तरह से बनाओ, कहीं टच करके जानी चाहिए इसको। ठीक है भाई, ये लो, और अब इसका बना दो तुम रेडियस, बढ़ता मत बना देना बस। ठीक है भाई, ये लो, ये सारी मैं क्यों बना के दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये 13 का F नंबर पॉइंट है। अब देखो कि ये तो हो गई रेडियस, ये भी हो गई रेडियस, और मैंने क्या बोला, रेडियस होती है परपेंडिकुलर टेंजेंट के, ये भी हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, और ये देखो, ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, इसको मैं O लिख लेता हूं, इसको मैं A लिख लेता हूं, इसको मैं B लिख लेता हूं, इसको मैं C लिख लेता हूं। ठीक है भाई, और ये एंगल लिख लेता हूं, इसको मैं अल्फा लिख लेता हूं, इसको मैं बीटा लिख लेता हूं, इसको मैं गामा लिख लेता हूं, इसको मैं थीटा लिख लेता हूं। गामा को ऐसे मत ही लिखो यार, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। गामा की जगह पे मैं फाई लिख लेता हूं। ठीक है भाई, अब सर्कल के अंदर कभी भी देखिए कि अगर एक बाहर पॉइंट है, कोई पॉइंट से एक टेंजेंट इधर आई और पॉइंट से दूसरी टेंजेंट इधर आई, तो सर्कल की प्रॉपर्टी है ये कि AC जो है वो BC के इक्वल होगी। यानी कि अगर सेम पॉइंट से, ध्यान देना, सेम पॉइंट से कोई टेंजेंट सर्कल पे गिर रही है, दो जगह पे दो टेंजेंट गिर रही है सेम पॉइंट से, तो वो दोनों बराबर होती हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू BC होता है। ये सर्कल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
जो बार बार यूज होती है, इसको आप मार्क करके रख लेना। और ये होती कैसे है वो भी मैं बता देता हूं। ये दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रेडियस और ये हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ये 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण। और एक साइड परपेंडिकुलर वाली इक्वल है दोनों में, एक एंगल इक्वल है और कर्ण इक्वल है, यानी कि दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम दोनों हो गए। अगर ऐसा हो गया तो आप मेरे को बताओ कि बाकी के एंगल भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि फाई इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा फिर इस केस में, ये याद रखना सारी चीजें, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, समझ आइए आपको। और इसके अंदर क्या हो सकता है? रेडियस तो बराबर ही है, ये लाइनें भी बराबर कर दी, बस ठीक है भाई। इसके अंदर तो यही बनता है, इसको उतार लो कॉपी में। अब आगे देखते हैं अगले वाला पॉइंट। एक और सर्कल ड्रॉ करो, ऐसा करो, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, कुछ कलर रख लेते हैं इसका भी, फिल कलर ये कर लेते हैं। अब सर्कल के अंदर अगर मैं कोई भी बना देता हूं ना, एक इस तरह से, इसको ध्यान देना आप बस कि हम कर क्या रहे हैं। ये सारी चीजें जरूरी है, मैं चाहता तो ऐसी फिगर बना के दे देता, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ऐसे। आप देखिए कि कभी भी सर्कल के अंदर कोई एक चतुर्भुज आ जाए, ठीक है, इसको लिखो 13G, 13G, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसका नाम हो जाता है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है भाई। ये चतुर 3 इडियट्स वाला चतुर नहीं है, तो उससे कंपेयर मत करना इसको। और यहां पे देखिए कि ये सेंटर है O। अब देखो कि अगर मैं इसकी कोडिंग कर दूं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, तो कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाए, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज आ जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये 180 डिग्री होता है इनका सम। एंगल A प्लस एंगल C जो है, इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही इधर भी देखिए, ये भी तो अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल D, ये भी क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C जो है, एंगल A प्लस एंगल C जो है वो किसके इक्वल है? एंगल B प्लस एंगल D के इक्वल है, ये भी हम बोल सकते हैं। ये इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको, ठीक है भाई साहब। ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो ये था सारे का सारा सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी कि चतुर्भुज के बारे में। चलिए अब हम करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल यानी कि बोले तो चतुर्भुज के बारे में, ठीक है भाई। अब क्वाड्रिलेटरल में देखिए अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं, जिनकी 4 साइडें हैं, उनको हम क्वाड्रिलेटरल यहां पे बोल रहे हैं 4 भुजाओं वाले, यानी कि 4 भुजाएं हैं। अब पहला हम पार्ट देखते हैं, पहला क्या है? स्क्वायर, यानी कि बोले तो वर्ग। अब इसकी मैं साइड ले लेता हूं कोई S। अब देखो स्क्वायर जो होता है उसके अंदर एक तो सारी साइडें बराबर होती हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है भाई, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। और जो इसकी डायगोनल्स है वो भी बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटती हैं एक दूसरे को। और इसका पेरीमीटर अगर लिखना हो, यानी कि परिमाप लिखना हो, पेरीमीटर बोले तो परिमाप जो है इसका, या परिधि जो भी बोलते हो आप इसको, वो हो जाएगी 4 टाइम्स साइड के, यानी S प्लस S प्लस S प्लस S
4s हो जाएगी। और इसी का अगर एरिया लिखना है यानी कि क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाता है, साइड के स्क्वायर के, यानी इस साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ओके भाई, तो ये जो है चीजें, ये स्क्वायर के बारे में है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, और सारी साइडों का तो मैंने बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो 14th का ही बी पॉइंट है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको कहते हैं भैया हिंदी में, बताओ आप मेरे को। आयत को बोलते हैं क्या? ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है भाई। एक चीज स्क्वायर में और इसमें अलग है, एक तो देखिए साइडें इसकी जो है सारी बराबर हैं, लेकिन इसके अंदर साइडें सारी बराबर नहीं है। इसके अंदर अगर ये L है, ये लेंथ होगी, तो ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये भी लेंथ हो गई और ये इधर वाली भी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है भाई। एक और चीज है कि अगर इसकी मैं डायगोनल बनाऊं ऐसे, तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ मैं मोटे मोटे तौर पे अभी आपको समझा रहा हूं चीजें क्या है। और इसका अगर पेरीमीटर लिखना है, यानी कि परिमाप लिखना है, पेरीमीटर लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स L प्लस B। ये क्या हो गया आपका परिमाप, L प्लस B प्लस L प्लस B, तो सबको जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। अब इसका अगर एरिया निकालना है आपको, एरिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, बोले तो ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ये हो गया क्षेत्रफल इसका। बस यही है इसके अंदर भी, और तो अभी जब डिटेल में करेंगे तब हम और अच्छे से देख लेंगे, अभी तो सिर्फ बेसिक्स के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही अब आगे चलते हैं हम। अब हमारा आ गया 14 का C नंबर पॉइंट, रोम्बस, यानी कि सम चतुर्भुज। ठीक है भाई। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसकी सारी अपोजिट साइड्स, यानी ये और ये साइड पैरेलल हो, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल हो और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है भाई। अब समझने वाली बात ये है, पीछे आते हैं थोड़ा सा, क्या ये एक पैरेललोग्राम है? हाँ है, क्योंकि ये और ये पैरेलल रहती हैं, इसमें ये और ये पैरेलल रहती हैं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। ऐसी इसके अंदर देखिए, ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि सारी साइड्स जो हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं बेसिकली वो पैरेलल हैं। ठीक है भाई। आगे आते हैं। अब सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ जोड़ के आपस में मैं बताता रहूंगा आपको। अब आप देखिए कि इसी फिगर को अगर मैं घुमा दूं तो इस तरह की बन जाती है। ठीक है, लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, सेम ही बात है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि ये बनती कैसे है। स्क्वायर को आपने यूं टिल्ट कर दिया किसी स्क्वायर को, तो वो पैरेललोग्राम इस तरह का बन जाता है। और रोम्बस में खास बात क्या है, क्यों मैं स्क्वायर ही बोला, रीजन क्या है उसका, कि एक स्क्वायर को अगर हमने यूं और इधर से यूं कर दिया, इधर से यूं कर दिया, तो ये बन जाएगा। और क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसमें भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये बात आपको एक तो ध्यान रखनी है। ये पॉइंट नंबर इसका 1 है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अगर डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है, तो एरिया बोले तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। हालांकि अभी इसके बहुत बारीकियां हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो हम अभी डिटेल में करेंगे बाद में। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल हो गया। और इसका परिमाप बोले तो पेरीमीटर, यानी परिमाप क्या हो गया, 4s हो गया। ये स्क्वायर के बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है भाई। और एक चीज है इसके अंदर कि ये जो डायगोनल्स हैं, एक तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी ये एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटती हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ये पार्ट इसके इक्वल है, नहीं,
मैंने बोला कि ये पूरी डायगोनल है ना, तो उसको ये वाली डायगोनल जो है, डायगोनल क्या हुआ, विकर्ण हो गया, तो ये वाली डायगोनल है जो आधा आधा बांटेगी, ऐसे ही इस वाली डायगोनल को ये वाली डायगोनल जो है वो आधा आधा बांटेगी और एक दूसरे पे ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायगोनल्स जो होती हैं यानी विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये कुछ इसके खास पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई साहब, तो कर लो इनको भी नोट फटाफट से। और एक पॉइंट तो ये है कि सारी साइड्स बराबर होती हैं, एक ये भी पॉइंट्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल। लिखना चाहो लिख लो यार यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल यानी कि बराबर हैं, सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके अंदर। चलो भाई नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है अपना 14th का ही डी पॉइंट है। इसमें हम करते हैं पैरेललोग्राम, यानी कि ये हो गया समांतर चतुर्भुज होता है अपना, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब ये बनता कैसे है, पहले तो आप वो समझिए कि या तो आप स्क्वायर को टिल्ट कर दो या फिर आप एक रेक्टेंगल को टिल्ट कर दो, तब ये बन जाता है। और इसमें क्या रहता है कि ये साइड इसके पैरेलल रहती है और ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल रहती है। और एक चीज है कि इसके अंदर अगर हम ये हाइट ड्रॉ करें, एक हाइट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये हाइट है h और इसको मैं बेस ले लेता हूं b। तो अपोजिट जो साइड्स हैं वो हमेशा इक्वली रहती हैं, वो हमें पता भी है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में ऐसा रहता है। और इस ये वाली साइड इसके इक्वल रहती है, वो लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, नहीं तो ले लो एल ले लो, इसको लेना है तो ठीक है भाई। तो आपको पेरीमीटर निकालना है तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी ही हो जाएगा, ठीक है। एरिया जो निकालना है आपको, यहाँ पे एरिया निकालना होता है तो वो क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है, ठीक है भाई। अब ये होता कैसे है ये भी समझ लो थोड़ा सा, कि अगर मैं इसका ये डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दूं तो डायगोनल क्या करती है, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर बना देती है। और त्रिभुज में मेरे को पता है कि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन हाइट जो है इस ट्रायंगल के लिए भी यहां भी सेम ही रहेगी h, समझ रहे हो। तो इसका भी बेस b ही है, तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 कैंसिल होके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह पे बेस इंटू हाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 त्रिभुज का है ये एरिया, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स का एरिया। और बाकी ये तो है ही है, इसको मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी। तो ए बी जो है वो पैरेलल होती है सी डी के, और ए डी जो है वो पैरेलल होती है बी सी के, ठीक है भाई। उतार लो इसको भी कॉपी में। यह है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। आगे हम करते हैं ई पॉइंट है 14 का, ई पॉइंट है ट्रेपीजियम। ये आपका होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है जी, समलंब चतुर्भुज होता है ये। अब इसमें क्या है, इसका भी नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसके अंदर क्या रहता है कि ये वाली साइड तो इसके पैरेलल रहेगी, लेकिन ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल नहीं रहेगी। ये लिख लेना कॉपी में यार, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है भाई, ये याद रखना है इसमें। अच्छा, इसमें भी एक अगर मैं हाइट ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये हाइट मैंने अगर एक ड्रॉ कर दी, तो ये हाइट है, तो इसके अंदर एरिया क्या रहता है, एरिया जो रहता है वो रहता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इंटू में हाइट, ठीक है भाई। ये इसके अंदर एरिया रहता है। ऐसे ही आप देखिए कि एक और चीज करते हैं हम लोग,
पहले लिख लेते हैं, 15 लिख लो इसको आप। 15 में क्या है, हम करने वाले हैं पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स ये भी हम पढ़ते हैं इसके अंदर, एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल हर बार आता है। लेटेस्ट ही आया है मेंस के अंदर, सीजीएल के अंदर आया है इसका सवाल। अब इसके अंदर भी कई तरह के हैं पॉलीगन। देखिए एक तो हमारा हो गया पेंटागन, ठीक है भाई, और एक हमारा हो गया जो हम ज्यादा पढ़ते हैं हेक्सागन। अब कल को सेप्टागन आ गया तो अलग बात है। तो एक हमारा हो गया पेंटागन, पेंटागन, और ये हो गया हमारा हेक्सागन यानी कि षटभुज। हेक्सागन, षटभुज, ये क्या हो जाएगा फिर, पंचभुज हो जाएगा, जो भी है ये, ठीक है भाई। तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो था ये कंप्लीट हमने जो पढ़ा है अभी तक, ये हमारा सारे का सारा था बेसिक्स, कि जो अभी तक ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं टोटल। ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर हमें क्लियर हैं ज्योमेट्री के अंदर, तो हम ज्योमेट्री को कभी भी ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड ABCD ऑफ ज्योमेट्री। बस एक बारी इस ABCD को रटना है, रटो, याद करना है, याद करो। दिस इज कॉल्ड ग्लोसरी, टर्मिनोलॉजी। अगर ये चीजें आपको आती हैं, ये बिल्कुल एक जिसको कुछ नहीं आता ना उसको ये चीजें आनी चाहिए, ये पढ़ लो बस, आपका एक लेवल बन जाएगा। उसके बाद जो हम करेंगे वो एक अच्छे लेवल की चीजें अब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब क्या है ना कि अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा कंपटीशन का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम एंटर करेंगे। ये जो था दिस इज कॉल्ड NCERT पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर की जिसको कुछ भी नहीं आता उसको ये सब चीजें एक बारी पता होनी चाहिए। अब हम करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, कि कैसे हम चीजों को सीख पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, और कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं कि जो हमें आने चाहिए, जिससे कि हम एग्जाम के अंदर सभी के सभी सवालों को इजीली सॉल्व कर पाए। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। और जो लोग हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाइएगा। कुछ नहीं करना आपको, पेटीएम, गूगल पे वगैरह ये सब नंबर दे रखे हैं, उन पे आपको पे करके हमें मेल पे एक अपना स्क्रीनशॉट और नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर भेजना है, और आप लोगों को हम लोग उस क्लासरूम में ऐड कर देंगे जो हमारा पेड वाला है। ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।